जय श्री कृष्ण। नमस्ते साथियों। आज मैं एक एनालिसिस करके वीडियो लेकर के आया हूँ। आप अपनी एक देश की जो सिरताज और खूबसूरत वादियों वाली स्टेट जम्मू कश्मीर की। साथियों, आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी देखी। उस मूवी को देखने के बाद में बहुत लोगों को पता लगा क्या क्या कितने अत्याचार हुए उस स्टेट में, लोगों के ऊपर, लोगों को पलायन होना पड़ा, और ये चीज़ों का भी पता लगा कि कैसे और क्या हुआ। लेकिन मैं कुछ अलग फैक्ट्स को आपके सामने समझ रखना चाहूँगा। तो वो जो चीज़ों का, क्योंकि ये जो चीज़ें एजेंडेज हैं एंटी नेशनल फोर्सेज के, वो कंटिन्यूस उस पर कार्यरत हैं। वो मूवी बना करके काम ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ 1989 में, वहाँ पर एक मिली जुली सरकार बनी बीपी सिंह के नेतृत्व में। तो जब मिली जुली सरकार बनी तो मंत्री पदों का बंदरबांट हुआ। उस बंदरबांट में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो उन्होंने समर्थन दिया था सरकार को, तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री, जो कि गृह मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, लेकिन होम मिनिस्ट्री किसने ली कि जो आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और उस चीज़ को प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें सरकार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा था। उस मौके के लिए उन्होंने समझौता कर लिया। अब जैसे ही मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बनते हैं, 15 दिन के अंदर ही आतंकवाद का सिलसिला शुरू होता है। उनकी पहले अपनी बेटी को छिपा देते हैं, और उसके बदले में कुछ आतंकवादियों को रिहा करते हैं जेलों में से। फिर और कोई अलग तरीके से डिमांड आतंकवादियों की पूरी करते हैं, फिर आतंकवादियों को छोड़ा जाते हैं। फिर कुछ अब्दुल्ला साहब की कुछ रिश्तेदारों को धमकी मिलती है, उसके बदले में आतंकवादियों को छोड़ा जाता है, सारे आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है। फिर मस्जिदों से और जगह जगह से जो लाउड स्पीकर पे आवाज़ देते हैं कि वहाँ के हिंदुओं को आपको पहले छोड़नी है, किलिंग शुरू हो जाती है। और इवन कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, JKLF के जो एक आतंकवादी थे जो न्यूज़पेपर में है, मीडिया में है, उन्होंने उनको मार दिया था, जान से हत्या की थी। बहुत सारे नुकसान हुए। तो चंद नेताओं और वहाँ के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया। वहाँ के गृह मंत्री जो थे उस स्टेट से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने भी कुछ उस पर नहीं किया। और प्रधानमंत्री इस चीज़ को समझ नहीं पाए, या समझते हुए कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद चला जाएगा, 15 दिन में सरकार जा सकती है, क्योंकि वो अगर रोड जाएंगे या वो उनको हटाएंगे तो, और ये खेल चलता रहा, कंट्रोल नहीं कर पाए। अब वहाँ के कुछ चंद नेताओं ने ही वहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता या जो स्टूडेंट्स हैं, न तो वो आतंकवादी बनना चाहते हैं, न उनके पेरेंट्स चाहते हैं। वो उनके पेरेंट्स तो उनका उज्जवल भविष्य के लिए उनको पढ़ा लिखा रहे थे, लेकिन उनको आतंकवाद की तरफ धकेल दिया गया। अब उसका खामियाजा कितना हुआ है कि जम्मू कश्मीर की जनता, उनको आतंकवाद में धकेला गया, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुई, वो आतंकवादी बने। और देश के सशस्त्र सेना बल, जो कि हिंदुस्तान के बहुत सारे भागों से आते हैं, उन्होंने उस आतंकवाद को कर्ब करने के लिए अपनी जानों की बाजी लगाई। कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितनी माताएं, उनकी बच्चे चले गए। तो ये जो चीज़ों का, इसका आंकलन नहीं किया जा सकता कि देश को कितना नुकसान हो। और वो जो सिलसिला 3 दशक से ज़्यादा चलता रहा, और कोई प्राइम मिनिस्टर जो है ऐसे आए नहीं कि उस चीज़ पे कर्व कर सकते थे, क्योंकि मिली जुली सरकारें थी, कमज़ोर सरकारें थी, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अब मैं कुछ आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कि ये जो, अगर मैं स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कि ये है हमारा प्यारा भारत। राइट साइड में हम देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का एरिया है, अक्सचिन है जो चाइना के अंडर में है, और गिलगिट बल्टिस्तान जो अभी पाकिस्तान के अंडर में, कुछ सर्टेन पार्ट POK का है।
ये जम्मू कश्मीर के इशू पैदा हुए कि तत्कालीन पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू बना दिया, जो कि इंटरनेशनल इशू था नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी बेटी के साथ में और बीपी सिंह प्रधानमंत्री के साथ में लिपटे हुए हैं, जो गृह मंत्री थे, और कुछ नेता हैं जो कि पीडीपी के या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस JKLF अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। ये जो कश्मीरी युवकों को आतंकवाद की तरफ धकेलते रहे और फंडिंग लेते रहे विदेशों से या आसपास के कंट्रियों से देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, और अपने बच्चों का भविष्य उन्होंने सुरक्षित रखा, अपने बच्चों को आतंकवाद में नहीं धकेला, जबकि आम जनता कश्मीर की जो है उनको आतंकवाद में धकेल दिया। ये एक यासिन मलिक हैं, अभी इनको देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और जबकि एक इन्होंने एयरफोर्स के पर्सनल की किलिंग की थी। कश्मीरी पंडितों को भगाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन प्रधानमंत्री इसको सम्मान दे रहे हैं अपने घर पे बुला करके, जबकि ये आतंकवादियों से मिलना एक देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके आगे और अभी मैं बताना चाहूँ कि भारत की जो सेना है, जो विदेशों में IPKF की फॉर्म में जो देने के लिए जाती हैं, शांति सुरक्षा देने के लिए, और इवन श्रीलंका में गई थी शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन जब नेतृत्व कमज़ोर हो जाता है तो अपनी देश में भी आंतरिक सुरक्षा खतरे में आ जाती है। तो ये होता है। तो हमें देश की जनता थोड़ा सा इसी चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेगी। आगे मैं आपको एक शैला रशीद जो JNU की छात्रा हैं उनका वीडियो है, और एक है मणिशंकर अय्यर और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर विनोद शर्मा, जो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर गिलानी से मिलने के लिए जाते हैं, उनके थोड़ा सा वीडियो देता हूँ, और आप उनका उसके बाद में आप उन्हें सुने। उसके बाद में उसका एनालिसिस जो है मैं पीछे एक और क्लिप लगा करके वीडियो में आपको कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आके जो गोली खा रहे हैं तो वो तो किसी सेंटिमेंट की, तो उसको हमें ना वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट, क्योंकि फिर हमारी पॉलिसी वहाँ पे कंफ्यूज्ड होगी। अब हुआ क्या है, देखिए मेरी जो जनरेशन है, वो प्रॉब्लम क्या हुआ बेसिकली कि ये इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहाँ से आया। हम लोग हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इट इज़ द आपको जो फॉरेन एकेडमिक्स हैं या जो लेफ़्ट लिबरल एकेडमिक्स हैं या जो कश्मीरी एकेडमिक्स हैं, वो आपको हमेशा दिखेंगे जो फॉरेन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, दे विल से कि कश्मीर इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑन अर्थ, देयर आर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। सी आई ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट दिस एंड आई स्टिल थिंक कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए कहीं पर। लेकिन वाई डोंट वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है जब पाकिस्तान जो है आर्म्ड इंसर्जेंसी को या इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है इट इज़ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इंडिया इज़ द विक्टिम। अब ये आर्टिकुलेशन मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। Maybe India needs to involve more Muslims in articulating this. Frankly मैं आपको बता रही हूँ, because India is a victim of terrorism. 26/11 को आप देख लीजिए, आप जो है पुलवामा अटैक को देख लीजिए, आप पूरे 90s के दशक को देख लीजिए। मैंने कभी सुना नहीं है इंडिया को ये आर्टिकुलेट करते हुए इंडियन डिप्लोमेट्स को कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एंड देन हर किसी टेररिस्ट, देखिए हम टेररिज्म की जब बात करते हैं ना, हम कहते हैं माइंडलेस एक्ट of terrorism. Mindless. Is it a mindless act? Is terrorism a mindless act? It is not a mindless act. हर किसी टेररिज्म के एक्ट का उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि जो कंट्री है, जो विक्टिम कंट्री है, उसको तो कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा। यानी या तो उसको इंटरोगेशन करने पड़ेंगे सिविलियंस के, या तो सस्पेक्ट्स को उठाना पड़ेगा, जेलों में डालना पड़ेगा। अब उसमें बहुत सारे तो इनोसेंट भी होंगे ना। जब इंटरोगेशंस होंगे, जब सर्च ऑपरेशंस होंगे, जब कासो लगेगा, तो उसमें बहुत सारे इनोसेंट्स को भी
That is where human rights violations happen. So then you show India as the aggressor. आज जब आप ये बातें कह रही हैं कि इंडिया विक्टिम है और ये चीज़ें बहुत प्लान्ड तरीके से होती हैं, कोई माइंडलेस टेररिस्ट नहीं होता या टेररिज्म नहीं होता, ये बातें आपको कब समझ में आई? क्योंकि इसके पहले आप खुद उस पार्टी में हैं जो 370 हटने का विरोध करती थी, जी, आप जी। नरेंद्र मोदी सरकार की घोर विरोधी रही, आपने सवाल उठाए, आज बिल्कुल उससे उल्टी बात आप कह रही हैं। आपको ये कब समझ में आया कि कश्मीर में हमारा माइंड वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और ये जो है ये गलत नैरेटिव हमें भरा दिया? ये मैं कुछ साल जब कोविड के बाद मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो सिविल सर्विसेज में जो है आपको स्टेट के पर्सपेक्टिव से, स्टेट के दृष्टिकोण से आप जो है चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज एज अ सिविलियन when you see only things from civilian perspective कि ये सिविलियन का पॉइंट ऑफ व्यू है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बट स्टेट का जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है वो आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ते ही नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देयर इज़ अ क्रिटिकल काइंड ऑफ लाइक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सो मुझे लगता है कि जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज ना अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे माइंडलेस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट पोर्ट्रेइंग इंडिया इज़ द विलन ऑन द ग्लोबल स्टेज। फिर यही जो पाकिस्तानी है ये जाके यूएन में बोलेंगे इंडिया इज़ डूइंग दिस, इंडिया इज़ डूइंग दैट, लेकिन अपना तो नहीं बोलेंगे कि हम क्या प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। अच्छा, वॉर करने की भी हिम्मत नहीं है तो प्रॉक्सी वॉर, यू नो, बिकॉज यू नो दैट यू कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया, सो यू आर डूइंग प्रॉक्सी वॉर, आप एक एक मिलिटेंट भेज रहे हो, एक एक इन्फिल्ट्रेंट भेज रहे हो। तो जब तक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की अच्छे से समझ नहीं आएगी तब तक आप यही सोचते रहो कि यू नो दीज लाइक वेरी नाइव टेक्स दैट वी हैव ऑन टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, दीज आर माइंडलेस एक्ट्स। तो ये ऐसे होता नहीं है, इट्स वेरी कैलकुलेटेड। तो आपको ये दौर आया जब आपको भी लगने लगा कि आज़ादी चाहिए? ऐसा कभी दौर आया बीच में? क्योंकि आप उस इतने लोगों के बीच में जो आज़ादी की बात कर रही हैं या कर रहे हैं। So not definitely not Azadi meaning Pakistan, definitely not that, because I would not support you know religion based thing. लेकिन हाँ, एक जो चीज़ है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जो रायशुमारी जिसको कहते हैं, जो प्लेबिसाइड का प्रॉमिस एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में हम लोग जो है बहुत बात करते और थे। आप जब यहाँ JNU आई तो वो और थोड़ा yes, because उस टाइम पे फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं थी, सो फॉर एग्जांपल हमसे भी लोग पूछते थे व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन कश्मीर, सो वी वुड से सेल्फ डिटर्मिनेशन व्हाट एवर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट। हाउएवर अगर आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी बात करें, उसके लिए जो पहला प्रीरिक्विजिट है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू रिमूव इट्स आर्मीज फ्रॉम द POK। दैट इज़ द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट। वो तो होगा नहीं कभी, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक प्लेबिसाइड हो नहीं सकता है। सो अगेन द ओनस इज़ नॉट ऑन इंडिया। आजकल फैशन बन गया, आजकल हम इज़राइल फ़लस्तीन के लिए भी हिंदुस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। मैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स को देख रही थी, दे वर कंडेमनिंग इंडिया कि इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया वो क्यों कर रहा है। अरे इंडिया को क्या है, मतलब इट इज़ इज़राइल विच इज़ डूइंग, सो इट इज़ समहाउ फैशनेबल टू ब्लेम इंडिया फॉर एवरीथिंग। और यहाँ का जो मुसलमान है जब वो उसको धर्म से जोड़कर वहाँ के लिए खड़ा होता है, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स तो कोई भी एक्सप्रेस कर पर सकता human है, rights का धर्म से क्या लेना हिंदू देना? मुस्लिम, एक अफिनिटी तो होती है, ये एक रिलीजियस अफिनिटी। देखिए, अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अभी क्या हो रहा है, तो एज अ हिंदू यू विल फील बैड अबाउट इट। इसको अब हम लोग वाइट वॉश करके ना, लाइक मैं आपको दे सकती हूँ बहुत सैनिटाइज्ड वर्जन दे सकती हूँ, लेकिन इट इज़ ट्रू, पैलेस्टाइन इज़ अ वेरी बिग इशू इन द थ्रू आउट द इस्लामिक वर्ल्ड। नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो लोग जितना क्रिटिकल होते हैं उतना बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं थे। नहीं। जैसे आप कह रही हैं कि 2008, 9, 10 कश्मीर में एकेडमिक सेशंस नहीं हो पा रहे थे, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, युवा जो हैं उनको चोटें आ रही हैं, सब कुछ चल रहा है, इंसर्जेंसी भी हो रही है, लेकिन आपने कभी मनमोहन सिंह ने कश्मीर बर्बाद कर दिया ये नैरेटिव नहीं सुना होगा। बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद सब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मोदी ने कश्मीर बर्बाद कर दिया है। मुझे आप ये बताइए, अब कांग्रेस जो है, मुझे लगता है इस बार जनरल इलेक्शन में 97% जो मुस्लिम वोट है वो इंडिया अलायंस को पड़ा। क्या इंडिया अलायंस ने कोई ये प्रॉमिस किया था कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? क्या इंडिया अलायंस ने कोई ऐसी चीज़ बोली थी कि मतलब हम लोग 370 को रेस्टोर करेंगे या वट एवर, मतलब कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट प्रॉमिस ये नहीं था।
एक ही चीज़ है जहाँ पे मैं कहूँगी कि कांग्रेस हैज़ एन एज ओवर बीजेपी इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इज मौलाना आज़ाद फेलोशिप. दैट वाज वन गुड थिंग विच कांग्रेस हैड डन. बट अदर देन दैट ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कोई आरक्षण दिया है या कुछ ऐसा किया, लेकिन एक इमोशन है. बिहार के बाद तो बहुत बार मिले हैं। पहली मुलाकात, हाँ पहली मुलाकात से विनोद जी दर्शन करूँ विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर। आपके पास तो बहुत फौज है ना। हाँ, फौज के सहारे ही आपका कब्जा है। कैसी तबीयत कैसी है अभी? आपसे आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, करीब साल भर हो गया। आज बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिलेगा, साल भर बाद। फरमाइए क्या पैगाम लेकर आ गए हैं? हम आपके पैगाम सुनने के लिए आए हैं ताकि उस पैगाम को जहाँ तक पहुँचा सकें हम पहुँचाएं। और फिर बीच में हम आपको बताएंगे। नहीं पहले आप ही बात करें। अच्छा चलिए, क्या हमारी गाड़ी किधर है? गाड़ी सर ये रही है, यहाँ जा रही है। एक ही गाड़ी। हमने कहा कि आपके पास एक ही गाड़ी में पहुँचे, पांचों एक साथ। सर वो एक गाड़ी इसलिए है कि हम ये हैं तो पीस एंड वो, लेकिन हम सब लोग अपने अपने खर्चे पे आपसे मिलेंगे। सरकार के खर्चे पे आपने तो हमारी ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। मगर संजय साहब सरकारी और आपके जो एक साहिबजादे हैं वो हमारे बड़े दोस्त हैं, दिल्ली में है इफ्तिकार भी, अल्ताफ भी, चलो जर्नलिस्ट है ना, तो इसलिए हमारा तो दोस्त है। साथियों, अभी आपने वीडियो सुने एक सैला रशीद की जो है, उसने क्या कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सही तरीके से 370 हटा करके वहाँ पे सही लोगों को हाउस अरेस्ट किया और शांति स्थापित की। जम्मू एंड कश्मीर की जनता की तकलीफ़ों को उन्होंने समझा और वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो इट मीन्स एक जब आपके पास विजनरी नेता होता है, विजनरी प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको पता है कि एक्चुअल नर्व सेंटर कहाँ पर है, कौन लोग दोषी हैं और इस चीज़ को समस्या को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देश में एक सही नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है। तो सही नेतृत्व ने जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ सुनी, उनकी समझी और चीज़ को सॉल्व किया। एक दूसरा वीडियो है जिसमें मणिशंकर अय्यर हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उसमें मंत्री भी रहे, पहले डिप्लोमेट भी रहे पाकिस्तान में, और एक हैं संपादक हैं हिंदुस्तान टाइम्स से विनोद शर्मा, और उनके साथ बहुत सारे डेलीगेट है। वो मिलने के लिए जाते हैं एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक नेता से जो गिलानी हैं, जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अभी उनसे आदेश लेने के लिए गए हैं कि आपका क्या आदेश है, क्या पैगाम है, और वो पैगाम जो है देश में और आपके नेतृत्व को पहुंचाएंगे। तो देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जो एक सरकार के लोग होते हैं, जो सरकार में जिन्होंने काम किया है, मणिशंकर अय्यर जो कि एक पहला स्टेट है जो कि लोकतंत्र का, वो एक टेररिस्ट को मिल के जाके गाइडेंस ले रहे हैं। दूसरा एक फोर्थ स्तंभ होता है जो मीडिया होता है देश का, जिसके विनोद शर्मा है,
वो भी एक टेररिस्ट से जाके आदेश ले रहे हैं कि क्या आदेश है। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। तो मैं अपनी देश की जनता से कहना चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ों को थोड़ा समझिए। हमें हर चीज़ से कंसर्न है, या तो हम टैक्स पेयर हैं, या हम जो है हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है टेररिज्म में, या हमारे अपने सगे संबंधी, अपने भाई, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो कि सिक्योरिटी सर्विसेज में जो हर रोज़ अपनी जान दे रहे हैं, या कुछ लोग जो है इनको किसी के बच्चों को टेररिज्म में धकेल रहे हैं ज़बरदस्ती और अपने बच्चों को बचा रहे हैं। तो कितना जो लॉस ऑफ लाइफ्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली सकती कि कितना बड़ा लॉस होता है देश का या उस फैमिली का। तो ये चीज़ को समझते हुए हमें हमेशा ही देखना है कि नेतृत्व जो है देश का एक सक्षम होना चाहिए। देश में एक स्ट्रॉन्ग सरकार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो मिली जुली सरकार रही बीच में, जब से बीपी सिंह के टाइम से काफ़ी टाइम तक, अगले 8-10 साल तक ऐसे चलता रहा, उसके चलते 30-35 साल जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रहा। अभी ख़त्म हुआ है। अभी भी जो है एंटी नेशनल फोर्सेस पूरी ताकत लगाई हुई हैं देश में अलग अलग तरीके से अशांति फैलाने के लिए। अगला उनका जो टारगेट है, हमारा देश का जो एक मुख्य ईस्टर्न स्टेट है जो पश्चिम बंगाल है, देश की सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं, जो कि रविंद्र संगीत और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से लगे हुए हैं, उसको भी बचाना है। क्योंकि अगली अगर कोई सरकार टेररिस्ट के अनुकूल आई या कमज़ोर सरकार, अगर या कमज़ोर सरकार हो तो भी उनको फ़ायदा होता है, या उनके अनुकूल आने वाले, जैसे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है होम मिनिस्टर थे, उनके अनुकूल थे, ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार ऐसी आती है कि उनके अनुकूल आती है, तो पश्चिम बंगाल ही नहीं और भी कई सारे स्टेट्स में प्रॉब्लम्स होंगे। तो स्टेट की प्रॉब्लम जो है खाली स्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती, स्टेट में सब लोग रहने वाले, उनकी सबकी समस्या होती है। तो इसलिए मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये चीज़ों को ध्यान रखें। एक अगला चीज़ जो मणिशंकर अय्यर और जो गिलानी इस चीज़ में कह रहे हैं, गिलानी मिस्टर गिलानी बोलते हैं कि आपने भारतीय फ़ौज जो भेजी हुई है उसकी वजह से जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि देश की जो फ़ौज का जो वो मानते हैं कि उनकी जो सरकारें थीं उनके अनुकूल थीं, मीडिया भी उनके अनुकूल था, केवल अगर जम्मू कश्मीर को बचाया तो देश की फ़ौज ने बचाया। तो इसलिए पहले तो मैं सैल्यूट करता हूँ सारे फौजियों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है सुरक्षा देते हुए। और आगे आप जब रिटायर भी हो गए तो आपका अगला भी जो दायित्व बनता है कि आगे अगले अलग अलग स्टेट्स में जो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं उसको संभालने के लिए आपको एक जो है कदम बढ़ाने पड़ेंगे। आप स्टेट में हर एक जो है विलेज पंचायत लेवल पे और तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कराएं और आगे जो है सरकार को गाइड करें कि आपने कैसी चीज़ों को, आतंकवाद को कैसे झेला, कैसे कंट्रोल किया जाता है, आगे सरकार को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। आपका भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। मैं इसके साथ ही साथ ये अपने वीडियो को अंत करता हूँ। आगे और भी अपडेट देते रहूँगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करना ना भूलें। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर जन जन तक पूरे देश में फैले, सारे सैनिक भाइयों को, सारे राष्ट्रीय सोच रखने वाले सब लोगों तक पहुँचे, और जो लोग हैं राष्ट्रीय मुख्य धारा में नहीं हैं उन तक भी पहुँचे, वो भी समझें और मुख्य धारा में शामिल होकर के देश का गौरव बढ़ाएं, अपना भी सम्मान बढ़ाएं, देश का भी सम्मान बढ़ाएं, देश को विश्व गुरु सब लोग मिलकर के बनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग सब मेरे वीडियो को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।